नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी का बड़ा फरमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के एक दिन पहले एक बड़ा संदेश देते हुए एक बड़ा आदेश जाहिर किया है। इस आदेश में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के एरिया में एक भी मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक के जरिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है, इस निर्देश में साफ तरीके से कहा गया है कि आपको इन सभी निर्देशों का पालन करना होगा। और जिस तरीके से 2014 और 2017 की सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है, अधिकारियों की तरफ से एक बड़ी बैठक ली गई जिसमें प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की तरफ से ये कहा गया, अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि आप सभी अपने कार्यालयों से निकलें और अपने इलाकों में जाएं और इलाकों में जाके निरीक्षण करें कि आखिर किस तरीके से अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। इनका निरीक्षण करने के साथ साथ एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में सभी विभाग के अधिकारियों को रखा गया, चाहे वो परिवहन विभाग के हो, पशुपालन विभाग के हो या फिर खाद्य विभाग के हो। इन सभी अधिकारियों को गठित करते हुए निर्देश दिया गया है कि आप हर इलाके में जाएं और निर्देश के अनुसार आप एक नंबर काउंट बताएं कि आखिर कितने % हर रोज पशुओं का वध किया जा रहा और किस तरीके से अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। इस आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने अधिकारियों को निर्देश तो दिया है, लेकिन निर्देश देने के साथ साथ एक बड़ा संदेश दिया है कि किस तरीके से जो नवरात्रि का एक विशेष त्यौहार आ रहा है या फिर रामनवमी की जो तैयारी की जा रही है उसको लेकर भी ये संदेश देना काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। इससे पहले भी सरकारों ने कई तरीके के आदेश दिए हैं, लेकिन इस तरीके का आदेश देना, उसका पालन करवाना और सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देना एक बड़ा मैसेज देने जा रहा है। और जिस तरीके से इस पूरे इलाके को लेकर एक कहा गया है कि आप अवैध बूचड़खानों का निरीक्षण तो करेंगे, आप एक लिस्टिंग तो देंगे कि किस तरीके से चल रहा है, लेकिन मंदिरों के 500 मीटर के एरिया में भी कोई बूचड़खाना नहीं होना चाहिए, कोई मांस की दुकान नहीं होना चाहिए। मांस की दुकानों पर किस तरीके से अवैध चीज़ें चल रही हैं उस पर भी निर्देश जारी करना होगा और 500 मीटर के एरिया के बाहर भी जो भी मांस की दुकानें हैं उस पर भी आपको जांच पड़ताल करनी होगी कि आखिर ये किस तरीके से चल रहे हैं। अवैध है तो इनको बंद कराया जाए और अगर लाइसेंसी है तो भी उसका एक नियम होगा और उस नियम के तहत ही पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उसके बाद उस शेल्टर हाउस को चलाने का एक अनुमति सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इस बड़े आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया, अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, जिलाधिकारियों को बैठक में जो बातें बताई हैं उसको लेकर अब लगातार चर्चा होगी और चर्चा के साथ साथ ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर की बात करेंगे जो कि नोएडा से, जहां पर पॉर्न रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। C-234 सेक्टर 105 नोएडा। ये पता है ब्लू फिल्म की फैक्ट्री का, जहां डर्टी वीडियो का गंदा धंधा चलता था। पॉश इलाके में पॉर्न वीडियो शूट होते थे। आरोपी मॉडल से अश्लील कंटेंट बनवाकर मोटी कमाई करते थे। इस अवैध काम में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इनके पाप का घड़ा फूट गया। ईडी के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच गए और बड़े ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 105 जो कोठी है C-234 के पास। ये कोई कोठी आम कोठी नहीं है। यहाँ कल ईडी की रेड लगी थी शुक्रवार को, यानी कल देर रात जब ईडी की टीम आई, उसने जब यहाँ जांच की तो वो भी हैरान हो गए। दरअसल इस शानदार आलीशान कोठी में पोर्न जो वीडियो होती थी वो परोसी जाती थी ऑनलाइन माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, बाकायदा उसका पैसा लिया जाता था। ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि जो दंपत्ति थे उनको गिरफ्तार किया है। पोर्नोग्राफी रैकेट का भंडाफोड़ कर पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट पिछले 5 सालों से ये पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। मुख्य आरोपी पहले रशिया में एक ऐसे ही सिंडिकेट का हिस्सा रह चुका है और बाद में भारत आकर अपनी पत्नी के साथ इस पोर्नोग्राफी रैकेट को शुरू किया।
ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक पर एक पेज बनाया था जिसमें मॉडलिंग के ऑफर दिए जाते थे और लड़कियों को मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था। दिल्ली एनसीआर की कई लड़कियों और मॉडल्स ने इस पेज के जरिए संपर्क किया और जब वो नोएडा स्थित फ्लैट पर ऑडिशन देने पहुंचती तो आरोपी की पत्नी उन्हें इस पॉर्न रैकेट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देती थी। लड़कियों को 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने का लालच भी दिया जाता था। कई लड़कियां पैसे के लालच में आकर इस रैकेट का हिस्सा बन जाती थी। मौके से ईडी ने 3 लड़कियों को पकड़ा है। जांच एजेंसियों ने तीनों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं, जिसमें लड़कियों ने इस सिंडिकेट को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के दौरान लड़कियों के अलग अलग तरीके के टास्क होते थे। मतलब कस्टमर जितना पैसा भेजता था उसी के हिसाब से लड़कियां एक्ट करती थी। इसके अनुसार ही ग्राहकों से रकम वसूली जाती थी। इस कमाई का 75% हिस्सा पति पत्नी के पास जाता था, जबकि 25% लड़कियों को दिया जाता था। जो मॉडल्स होती थी, हाई प्रोफाइल मॉडल्स होती थी, उनकी वीडियो भी चैटिंग के दौरान दिखाई जाती थी। बाकायदा पैसा लिया जाता था। अगर 100% पेमेंट आती थी तो इसमें से 75% दंपत्ति अपने खाते में डालता था और बाकी जो पैसा था वो मॉडल्स को दिया जाता था। बाकायदा देखिए जेनसेट लगाया गया, यानी कि क्योंकि जब स्ट्रीमिंग होती है मशीनें काफ़ी गर्म हो जाती है और ये बहुत, अगर देखेंगे इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अहम हो जाती है। तो यानी कि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, मशीन है, इस कोठी के अंदर होंगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कब से ये जो दंपत्ति है इस तरह की अश्लील वीडियो बना रही है, परोस रही है, किस तरीके से यहाँ रह रही थी। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नोएडा पुलिस पर भी है। सवाल है कि कई दिनों से पॉश इलाके में ये गंदा धंधा कैसे चल रहा था। पॉर्न कारोबार की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी। इस पॉर्न फैक्ट्री का भंडाफोड़ तब हुआ जब फेमा नियमों के उल्लंघन का शक होने पर ईडी ने एक कंपनी की जांच की। तब जाकर पॉर्न का ये गंदा धंधा सामने आया। सवाल अभी भी यही हो रहा है कि इतने हाई प्रोफाइल रिहायशी एरिया में आखिर जो ये गंदा काम किया जा रहा था, आखिर आसपास के लोगों को भनक कैसे नहीं लगी, पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी, ईडी को कैसे इनपुट मिला कि यहाँ पर इस कोठी में, आलिशान कोठी में इस तरह की गंदी हरकत हो रही है। और ऐसे में 15.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का भी पता लगा है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। और तीसरी खबर बिहार से है, जहां पर बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और उसमें जो प्रथम आएंगे उसके लिए बिहार सरकार ने बड़े इनाम की घोषणा की है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। 10वीं और 12वीं की बात करें तो इस बार भी फिर बिहार ने बाजी मार ली है, क्योंकि 10वीं और 12वीं के एग्जाम में बिहार में टॉप 10 कैटेगरी की बात करें तो 123 छात्र हैं जो टॉप 10 की कैटेगरी में आ रहे हैं। और अगर संख्याओं की बात करें तो इस बार बिहार बोर्ड में लगभग 15 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। 10वीं में कुछ ज़्यादा बच्चों ने इस बार बाजी मार ली है। और अगर पूरे आंकड़ों की बात की जाए तो 12 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा उत्तीर्ण की है 10वीं की। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जिस तरीके से इस बार उभरते हुए राज्य, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले परीक्षा का परिणाम आता है, और उसी तरीके से सबसे पहले परिणाम भी बिहार राज्य का आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 83% लड़के हैं और 81% लड़कियां हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। और जिन बच्चों ने प्रथम डिवीज़न पास किया है उन सभी बच्चों को बिहार बोर्ड की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम और साथ ही साथ टैबलेट दिया जाएगा। और सेकेंड डिवीज़न आने वाले बच्चों को 1 टैबलेट और 1 लाख रुपए का कैश इनाम दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने जिस तरीके से बाजी मारी है, जिस तरीके से रिजल्ट आया है, वो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि टॉप 10 कैटेगरी की बात जैसे मैंने आपको बताई कि 130 बच्चे इस बार टॉप 10 कैटेगरी में हैं। और जिस तरीके से जो बिहार बोर्ड का पूरा डिवीज़न तय किया गया है, जो बिहार बोर्ड का पूरा संख्या तय किया गया है, वो आंकड़ों के अनुसार किया गया है। अब बिहार बोर्ड के रिज़ल्ट आने पे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी है, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा बधाई भी, क्योंकि वो टॉप 10 की कैटेगरी में भी आते हैं। और उन नामों में साक्षी और अंशु की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इन दोनों बच्चों ने टॉप किया है और टॉप 11 में 97.87% इनका आया हुआ है। और इस परसेंटेज के अनुसार वो टॉप 10 की कैटेगरी में भी आते हैं। और साक्षी अंशुल वो 2 बच्चे हैं जो इस टॉप 10 की कैटेगरी के अलावा
पहले स्थान पे आते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा नंबर है। उसके साथ साथ अन्य बच्चे भी हैं जिन्होंने टॉप किया है। टॉप करने के साथ साथ कुछ अन्य बच्चों ने सेकंड डिवीज़न पास की है, थर्ड डिवीज़न पास की। लेकिन आंकड़ों का जो बात हमने की वो आंकड़े यही हैं कि इस बार बिहार डिवीज़न में जिस तरीके से एक वृहद संख्या में 10वीं की परीक्षा का जो रिजल्ट आया है वो खासा चौंकाने वाला भी है। वहीं चौथी खबर म्यांमार से है, जहां पर भारत म्यांमार का सबसे बड़ा दोस्त बनकर सामने आया है और म्यांमार की मदद के लिए आगे आया है। म्यांमार में कांपी धरती, भूकंप से तबाही, थाईलैंड में हाहाकार, आपातकाल का ऐलान, भूकंप से मची चीख पुकार, तबाही से लोग बेहाल, मलबे में दफन हुई जिंदगियां, हजारों लोग लापता। 28 मार्च को 8 सेकंड ऐसा जलजला आया जिसने दुनिया के 5 देशों को थर्रा कर रख दिया। खौफ की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि दिल दहल गया। चंद पलों में ही बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई, सड़कें उखड़ गई, हवाई यात्रा थम गई, गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कुछ सेकंड के लिए मानो जिंदगी थम सी गई। लोग जान बचाकर भागते दिखे। म्यांमार में कल सुबह 11:30 बजे रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया, जिसमें कई लोग मौत की नींद सो गए तो वही हजारों लोग लापता हो गए। इस भूकंप का केंद्र तो म्यांमार के मांडली शहर में था, लेकिन इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड की धरती कांप उठी। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में तो तबाही मच गई। भूकंप की वजह से कई इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धूल के गुब्बार के बीच बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक बचाव बचाव की चीख पुकार सुनाई देने लगी। जहां तक नजर गई खौफनाक मंजर की था। भूकंप के तेज झटकों की वजह से म्यांमार के मंडलों में प्रतिष्ठित अवा ब्रिज ढह गया। कई लोग इमारत के नीचे दब गए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ ऊंची इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में स्विमिंग पूल में पानी में लहरें उठती दिखी। लोग दहशत में आ गए। निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत गिरने से घबराए हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। कंक्रीट का ढेर गिरने से हार्ड हैट और हाई विज जैकेट पहने हुए कर्मचारी धूल से ढक गए। जो लोग भाग नहीं पाए वो मलबे के नीचे दब गए। फ्राइडे का समय था, फ्राइडे था, कल का टाइम था जब एक मैसिव कल म्यांमार और थाईलैंड में एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ जिसमें 150 लोग से ज़्यादा घायल हुए। अभी हम बैंकॉक में हैं। इंडिया न्यूज़ बैंकॉक पहुंच गया है। एक्सक्लूसिवली हम आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे कि जहां हम हैं। अगर आप यहाँ लग गया है, यहाँ पुलिस सारी जो ट्रैफिक पुलिस है व्यवस्था कर रही है। यहाँ खाने का सामान, पानी पीने का सामान, यहाँ देखिए आप सारे जो फूड सप्लाईज है, इमरजेंसी सप्लाईज है, सब है। यहाँ पूरा फोर्स तैनात है। काफ़ी सारे ऑफिशियल्स भी आप देख सकते हैं जो यहाँ है। अगर हम यहाँ देखिए काफ़ी सारे ढेर सारे पानी के बॉटल्स हैं। यहाँ प्रॉपर चेकिंग चल रहा है, प्रॉपर कियोस्क बना हुआ है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ मैनिक्विन्स भी बना हुआ है आगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आगे 500 मीटर आगे से ही हम अभी चातुचाक में हैं, जहाँ 500 मीटर आगे ही वो बिल्डिंग था जिसमें एक आपने शायद वो विजुअल देखे होंगे जिसमें वो बिल्डिंग गिर गया होगा। तो ये है हमारा, हम आपको दिखे है जो अर्थक्वेक होने के बाद जो आफ्टर माथ है वो सब हम आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या हुआ। उसके बाद जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, जो आपकी ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लिए कि लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। मुसीबत ने दस्तक दी तो ऐसे मुश्किल के समय में पड़ोसी देश की मदद करने के लिए भारत ने भी कदम उठाया। म्यांमार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। भारत म्यांमार को टेंट, स्लीपिंग बैग, खाना, स्वच्छता किट और आवश्यक दवाओं सहित 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। सेना स्टेशन खिंडन से भारतीय वायु सेना के C-130J विमान के जरिए ये मदद म्यांमार तक पहुंचाई गई। भूकंप से मची तबाही के बाद राहत अभियान शुरू कर दिया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में जुट रहा। राहत के लिए $5 मिलियन आवंटित किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने म्यांमार में अधिकारियों से बात की और पुष्टि की है कि उनका प्रशासन देश को सहायता देगा। म्यांमार की सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में ब्लड की उच्च मांग की सूचना दी। म्यांमार और थाईलैंड के लिए कई देशों से मदद भेजी जा रही। तबाही के बाद राहत बचाव दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे, मलबे में दबे लोगों को निकाल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पांचवी खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान का एक बड़ा प्लान लीक हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान दिक्कत में आ गया है। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की चिंता नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की जान प्यारी नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर जानबूझकर अपने जवानों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? यह सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवाई भी नहीं है। इसके पीछे वजह पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो है पीएलए और टीटीपी लड़ाकों के थंडर के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। बावजूद इसके मुनीर मान नहीं रहे। वो आर्मी ऑपरेशन के जरिए बीएलए और टीटीपी के थंडर को कंट्रोल करने की फिराक में हैं, लेकिन उनका ये दांव लगातार उल्टा पड़ रहा है। बीएलए और टीटीपी का थंडर और आक्रामक हो गया है। अपनी जिद के आगे पाक आर्मी चीफ हर बात को नजरअंदाज कर अपने जवानों की जान को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की खैबर में मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवाद जिले में पाक फौजी खुफिया जानकारी के आधार पर एंटी टेरर ऑपरेशन करने पहुंचे थे, लेकिन मुनीर का प्लान लीक हो गया। तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने गई पाक फौज की एक टुकड़ी जानकारी लीक होने की वजह से सरकती माची खेल में घिर गई। टीटीपी की तरफ से हुए हमले में पाक सेना के 7 जवानों की जान चली गई और 6 घायल हो गए। गोलीबारी में टीटीपी के भी 8 लड़ाकों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे मुल्ला मुनीर की जिद उनके जवानों की जान पर भारी पड़ी। यह है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही खैबर में किसी भी तरह के आर्मी ऑपरेशन करने से शहबाज और मुनीर को रोका था। इन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की बात भी कही थी, लेकिन मुनीर माने नहीं और अपने जवानों को मौत के मुंह में भेज दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। बलूचिस्तान के चीफ से पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो नहीं चाहते कि पख्तूनख्वा के इलाके में किसी प्रकार का कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो, लेकिन वहाँ आए दिन तरीके तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहा है। इस साल के बिगनी में 100 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर और अनेकों प्रकार के सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। साथ ही साथ सीपैक का जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान किया है। चाइनीज़ इंजीनियर और चाइनीज़ लेबर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में मुनीर खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू डू अंडरटेक अ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन दैट एरिया, जिसके तहत उनकी कोशिश होगी हर प्रकार से आतंकवाद को वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए। लेकिन मुनीर की जिद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खैबर के साथ साथ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज के जवान लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ बलूच लड़ाके पाक फौज को खून के आंसू रुला रहे हैं, लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीर बलूचिस्तान के ग्वादर शहर की है, जहां एक भीषण आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 8 जवान मारे गए, जबकि 4 जवान जख्मी हैं। इस हमले में 3 चीनी इंजीनियरों के भी मारे जाने की खबर है। यह हमला पदीजर इलाके में मरीन ड्राइव के पास जीपी ऑफिस के पास हुआ। अज्ञात हमलावरों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया था। हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपने एक्शन तेज कर दिए हैं। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था। बीएलए ने इस हमले में 214 पाकिस्तानी जवानों को मौत की नींद सुलाने का दावा भी किया था। इसके बाद 16 मार्च को नौशकी में बस पर हमला कर बीएलए ने 90 सैनिकों को मारने का दावा किया। 26 मार्च को बीएलए ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका कर एक गाड़ी उड़ा दी। इस हमले में पाकिस्तान के एक मेजर समेत 5 फौजी मारे गए। 27 मार्च को क्वेटा में बलूच विद्रोहियों ने बाइक में बम रखकर एक पुलिस जीप को उड़ा दिया। ये तो कोई नहीं कह सकता कि बीएलए और टीटीपी कब सक्सेसफुल हो गए बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से लिबरेट करने में, लेकिन वो समय नज़दीक आ रहा है
क्योंकि जिस माफी को पाकिस्तान एट्रोसिटीज़ कर रहा है इन दोनों इलाकों में, जिस माफी के बहुत बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है, जिस माफी को वहाँ पे जुल्म ढा रहा है, जिस माफी के वहाँ सीपैक प्रोजेक्ट बने और किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया, वहाँ पे गरीबी है, बेरोज़गारी है, तमाम फ़ायदा जो है या तो पाकिस्तान को, चाइना को है या पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को। अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों को बदली करता है तो शायद इसका टूटना जो है बच सकता है, नहीं तो अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में यकीनन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और हो सकता है बड़े पैमाने पर उनको मान्यता कई देशों से मिल जाए। तो एक तरफ बीएलए और दूसरी तरफ टीटीपी के थंडर से पाक आर्मी हलकान है, लेकिन मुनीर को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। शायद यही वजह है कि अब मुनीर के खिलाफ सेना के अंदर से ही आवाज बुलंद होने लगी है। उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मुनीर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या उन्हें कोई बचा रहा है? क्या मुनीर ये सब शहबाज की शह पर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ ही घंटों में नई सुर्खियों के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक लिए नमस्कार।